आज हम बनारस की एक ऐसी केस फाइल की पड़ताल कर रहे हैं जो वाकई में परेशान करने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक बिल्कुल सामान्य, खुशहाल जिंदगी में कुछ ऐसा दाखिल हो जाता है जिसे ना तो समझा जा सकता है और ना ही आसानी से भुलाया जा सकता है। अच्छा, तो इस मामले को पूरी तरह समझने के लिए हम अपनी जांच को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो हम केस की पूरी बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि घटनाएं कैसे एक-एक करके बढ़ती गईं, परिवार पर इसका क्या असर हुआ, और फिर उस रहस्यमयी शक्ति का विश्लेषण करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है भारत के एक बहुत ही खास शहर बनारस से, और यहीं हम इस केस स्टडी के मुख्य किरदार से मिलते हैं। केस की सेंट्रल फिगर है अंजलि। उसकी जिंदगी आप कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल थी। एक अच्छी नौकरी थी, एक प्यारा सा परिवार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन यही वो शांति है जो बहुत जल्द एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। अब फिर अंजलि की जिंदगी में एंट्री होती है आदित्य की। वो एक कामयाब, हैंडसम और आकर्षक नौजवान था। उनकी बातें फोन पर शुरू हुईं और देखते ही देखते एक गहरे रिश्ते में बदल गईं। पहली नजर में तो ऐसा ही लगा कि ये एक सपनों जैसी लव स्टोरी की शुरुआत है। और बस यहीं से मामले का दूसरा फेज शुरू होता है। पहली अजीब बातें। अंजलि की सामान्य जिंदगी में अब अजीब और परेशान करने वाले हादसों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों घटनाएं एक के बाद एक हुईं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगते हैं ना, बल्कि ऐसा लगता है कि एक खतरा है जो लगातार बढ़ रहा है और उसका निशाना सीधे सीधे अंजलि की जान है। सोचिए, अगर वो पंखे वाली घटना में कुछ सेकंड पहले अपनी जगह से ना उठी होती तो क्या होता? अब तक हमले शारीरिक थे, लेकिन अब यह खतरा अंजलि के घर की चारदीवारी के अंदर घुस चुका था, और इस बार निशाना उसका परिवार और उसकी मानसिक शांति थी। यह जो सबसे अजीब बात है वो ये कि उसके माता-पिता का बर्ताव एक साथ बदलने लगा। माँ का अंधेरे में बस गैस की लौ को घूरते रहना और पिता का श्लोकों को उल्टा पढ़ना, ये सब दिखाता है कि उसका जो सबसे बड़ा सहारा था, उसका परिवार, वो भी अब उससे छीन रहा था। वो अपने ही घर में एकदम अकेली पड़ती जा रही थी। और इसके बाद हमला और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। अंजलि को कानों में धमकी भरी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। ये एक सीधी धमकी थी, और पहली बार ये साफ होता है कि इन सभी घटनाओं के सेंटर में आदित्य है। तो चलिए, अब हम विश्लेषण के चरण में चलते हैं, और इसके लिए हमें उस एक क्रूशियल सपने को डिकोड करना होगा जहां उस शक्ति का असली चेहरा और उसका प्रभाव सीधे तौर पर दिखा। इस सपने को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। ये सपना हमें सीधे सीधे दिखाता है कि आदित्य कैसे उस शक्ति के वश में आया और उस शक्ति की ताकत कितनी भयानक थी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक तरह का सबूत था। सपने में जब वो औरत अपने असली रूप में आई तो उसने ये खास और डरावने शारीरिक लक्षण दिखाए। ये सारी डिटेल्स हमें उस अलौकिक शक्ति के नेचर को समझने में मदद करती हैं। अब हम अपनी जांच के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। जितने भी सबूत हमने इकट्ठा किए हैं और जो लोक कथाएं हैं, उनके आधार पर अब इस भयानक शक्ति को एक नाम देने का वक्त आ गया है। तो ये नाम है कर्णपिशाचिनी। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। इसका पौराणिक बैकग्राउंड और इस केस की घटनाओं से इसका सीधा कनेक्शन एकदम साफ है। ये नाम कहानी के हर पहलू से बिल्कुल सटीक बैठता है। और ये स्लाइड तो कमाल का काम करती है। देखिए कैसे इस पौराणिक शक्ति की जानी मानी विशेषताएं और अंजलि के केस से मिले सबूतों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। कानों में फुसफुसाना, तांत्रिक अनुष्ठान और कंट्रोल करने की कोशिश, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता है। तो अब हम इस अलौकिक विश्लेषण से थोड़ा हटकर असल दुनिया पर इसके असर के बारे में बात करते हैं और इस पूरे मामले को एक चेतावनी की तरह देखते हैं। ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर एक सदियों पुरानी कहानी का डर आज के मॉडर्न खतरों से कैसे जुड़ सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे केस को हम रिश्तों में होने वाले साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और कंट्रोल के एक प्रतीक के तौर पर भी देख सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो फुसफुसाहटें सुनने में सबसे मीठी लगती हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं।